Hello everyone. Today our topic is type of scheduler. There are three type of process scheduler. First is a long-term scheduler. It bring the new process to the ready state. It control degree of multi-programming, that is number of process present in ready state at any point of टाइम. जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो क्या करता है, ये नई प्रोसेस को रेडी क्यू में लेकर आता है. इसके बाद में ये कंट्रोल करता है किसको, मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को. मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को इट मीन्स कि रेडी स्टेट में मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी रहेगी एक पर्टिकुलर टाइम पर. जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक रेडी स्टेट में 3 प्रोसेस का क्यू रह सकता है, 2 प्रोसेस का क्यू रह सकता है, ये 4 प्रोसेस का क्यू रह सकता है. ये कौन डिसाइड करता है, हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मेक अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द बोथ इनपुट आउटपुट एंड CPU बाउंड प्रोसेस. ये जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के थ्रू जो सिलेक्शन होता है किसका, इनपुट आउटपुट का एंड CPU बाउंड का, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से होना चाहिए. क्योंकि अगर इससे केयरफुली हम सिलेक्शन नहीं करते हैं तो इसका जो डिसएडवांटेज है दूसरी प्रोसेस को होता है. जैसे देखें कि इनपुट आउटपुट बाउंड टैग्स आर विच यूज मच ऑफ देयर टाइम इन इनपुट आउटपुट and operation where CPU bound process are which spend their time on CPU. यहाँ पर जैसे हम बात करें कि इनपुट आउटपुट बाउंड क्या होता है और CPU बाउंड क्या होता है, तो इनपुट आउटपुट बाउंड वो होता है जो कि अपना ज़्यादा टाइम जो है किस में स्पेंड करते हैं, इनपुट ऑपरेशन में एंड आउटपुट ऑपरेशन में. और CPU बाउंड क्या होता है, वो जो कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ पर स्पेंड करते हैं, CPU के साथ स्पेंड करते हैं. ठीक है. The job scheduler increase efficiency by maintaining a balance between the two. और जो हमारा है जॉब शेड्यूलर है वो क्या करता है, इफिशिएंट जब इनपुट आउटपुट बाउंड और CPU बाउंड इन दोनों में क्या करता है, बैलेंस एस्टेब्लिश करता है, तो इसकी इफिशिएंसी क्या हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है. तो इस तरीके से ये क्या है, एक प्रोसेस शेड्यूलर की तरह वर्क करता है. इन शॉर्ट में कहें तो एक ऐसा शेड्यूलर जो कि क्या करेगा कि नई प्रोसेस को क्यू में लाकर रखेगा, कहाँ पर, रेडी स्टेट में. अब यह भी इसी पर डिपेंड होता है कि कितने प्रोसेस एक क्यू में होने चाहिए रेडी स्टेट में. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड शेड्यूल देम फॉर एग्जीक्यूशन. जैसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने क्या किया कि मल्टीपल प्रोसेस को लिया और उस प्रोसेस को रेडी स्टेट में क्यू में अरेंज कर दिया. ठीक है. इस अरेंजमेंट के बाद में जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का वर्क है कि वो क्या करेगा, जो रेडी क्यू में प्रोसेस रखी हुई है उन प्रोसेस में से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और सिलेक्ट को करने के बाद में उसे एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर को देगा. ठीक है. ये हमारा कौन है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का वर्क है. और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू डिसाइड विच प्रोसेस विल बी शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर जो है हमारा एक रेडी स्टेट में क्यू बना हुआ है जिसमें मल्टीपल प्रोसेस है. ये क्या कर रही है, उन प्रोसेस में से एक प्रोसेस को उठाकर एग्जीक्यूशन के लिए दे रही है. ठीक है. तो अब कौन सी प्रोसेस को लेना है ये किस पे डिपेंड करता है, एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर को देना है. ठीक है. द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर execute much more frequently than the long term scheduler as a process may be execute only for a few millisecond. जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो क्या करता है, जो भी प्रोसेस है उसको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करता है कंपेयर देन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के. क्योंकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में किसी की प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा समय लगता है. इसके अपोजिट में अगर हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में देखें तो इसमें क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में बहुत कम टाइम लगता है. इट मीन्स ऐसा बोल सकते हैं हम कि एक मिली सेकेंड में, कुछ मिली सेकेंड में ये क्या कर देती है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देती है.
द चॉइस ऑफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें हम, क्योंकि नाम इसका क्या है, शॉर्ट टर्म है, तो जो रेडी स्टेट में प्रोसेस क्यू में है, इनमें ये उन्हीं प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोसेस सबसे शॉर्ट हो। अगर उसका सिलेक्शन क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है, जैसे कि वो शॉर्ट प्रोसेस को सिलेक्ट करने की बजाय अगर किसी लॉन्ग प्रोसेस को सिलेक्ट कर ले, तो इस कंडीशन में क्या होता है, if it is select a process with a long burst time, then all process after that will have wait for long time in a ready queue। जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल के लिए कि ये हमारी प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस है और ये इसका बर्स्ट टाइम है, ठीक है, ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। इसका बर्स्ट टाइम 35 है, इसका 20 है और इसका 15 है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करे कि सबसे शॉर्ट जॉब को सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए सिलेक्ट करे, और ये किसके थ्रू हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म जो है हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू हो रहा है। लेकिन अगर इसका सिलेक्शन गलत हो जाए, मतलब ये सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करे, P1 को एग्जीक्यूट करे, तो इस कंडीशन में क्या आता है, P2 और P3 ये क्या करेगी, ये जो होगा P2 का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 35 मिली सेकेंड का, ठीक है। और इसी तरीके से कैसे अगर ये इसमें अब और इसका P3 का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, तो इसका 55 मिली सेकेंड का। तो इन दोनों प्रोसेस को CPU के लिए बहुत लंबे समय तक क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। और दिस नोन एज अ स्टारवेशन, ये कंडीशन क्या कहलाती है, स्टारवेशन की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। इट मे बी हैपन इफ रॉन्ग डिसीजन मेक बाय शेड्यूलिंग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अगर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया जाता है तो प्रोसेस में क्या हो जाती है, स्टारवेशन की कंडीशन हो जाती है, जिससे कि जो है एक प्रोसेस, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा कि अगर P1 को हमने एग्जीक्यूशन के लिए ले लिया तो ये P2 और P3 किस कंडीशन में होगी, स्टारवेशन की कंडीशन में होगी, क्योंकि इनका जो वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर स्वैप आउट प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी। अब ये क्या करता है कि जो प्रोसेस है, जैसे हमारी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में लोड हो जाती है, ठीक है। अब इस जैसे ये हमारी मेन मेमोरी है, ठीक है, ये है हमारी और ये हमारी है सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे प्रोसेस रखी हुई है, ये 1 2 3 4 और 5 6। तो ये क्या करेगा, देखो, द मीडियम टर्म शेड्यूलर स्वैप आउट द प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी, it can again swap in the process later from the point to stop executing। जैसे कि मान ले ये प्रोसेस 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है और ये कितनी 38% क्या हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस को जो है प्रोसेसर अलोकेट कर दिया गया है। जैसे हम देखें टाइम शेयरिंग में होता है कि हर प्रोसेस को एक क्या है, एक टाइम स्लाइस दे दिया जाता है। अब हर प्रोसेस 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमारे मेन मेमोरी में कितनी प्रोसेस है, 6 प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के 38 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन के बाद में अब ये 5 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, फिर इसका टर्न आएगा प्रोसेस 1 का। तो इस समय के लिए मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, इस फर्स्ट प्रोसेस को क्या करेगा, स्वैप आउट कर देगा, किस में ला देगा, ये मेन मेमोरी में लेके आएगा और ये कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुकी है उसका जो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर कर देगा, जैसे 38 मिली सेकेंड, ठीक है। जब ये प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसी तरीके से 4 5 और 6। अब ये एग्जीक्यूट हो गई, अब वापस से टर्न किसका आएगा, प्रोसेस 1 का आएगा। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, वापस से इस प्रोसेस को स्वैप इन कर देगा, किसमें, मेन मेमोरी में, और कहाँ से, जहाँ से वो पहले उसका एग्जीक्यूशन रुका था वहीं से फिर इसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, वापस से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर दिस कैन बी ऑल्सो बी कॉल्ड एज सस्पेंडिंग और रिज्यूमिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया गया है, ये प्रोसेस को रिज्यूम कर दिया गया है। जैसा हमने मोबाइल के एग्जाम्पल में देखा है, हमारा सिस्टम जो है अपडेट हो रहा है, ठीक है,
अब हमको कुछ और वर्क करना है, हमारे पास इंटरनेट का जो डेटा है वो कम है, तो हमने क्या करा, उसको पॉज कर दिया। पॉज करने के बाद में क्या होगा, जब उसको हम वापस से रिज्यूम करते हैं तो वहीं से स्टार्ट होता है अपडेट होना जहाँ से हमने उसको छोड़ा था। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो सस्पेंडिंग कहलाती है, फिर रिज्यूमिंग द प्रोसेस। ठीक है, दिस इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे देखें जैसे कि क्या होता है कि ये क्या करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को रिड्यूस करता है। जैसे यहाँ पर अगर मेन मेमोरी में देखें हम तो कितने प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, 6 प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो हमने क्या करा, जैसे जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो चुका है और अब उसका कुछ समय बाद एग्जीक्यूशन होना है, उन प्रोसेस को हमने स्वैप आउट करके सेकेंडरी मेमोरी में रख दिया। जब उनका वापस से एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो उसको हम क्या करेंगे, वापस से मेन मेमोरी में लोड कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, स्वैपिंग इज ऑल्सो यूजफुल to improve the mix of input output bound and CPU bound process in the memory। इसमें क्या करता है ये कि जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और इम्प्रूव कर देता है इनपुट आउटपुट बाउंड को और CPU बाउंड प्रोसेस को, कहाँ में, मेन मेमोरी में। तो ये हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर थे जिनका अपना अपना एक वर्क होता है जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।